हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। 8 नवंबर का करंट का एपिसोड लेकर आया हूँ। मैड एक्सक्यूट पीवाईक्यू स्ट्रीक डे 6 है। टॉपिक इमरजेंसी है। इमरजेंसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं दिखते हैं प्रीलिम्स पीवाईक्यू में, बट इस टॉपिक को हमने चूज किया है एंड ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इनफैक्ट मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस टॉपिक पे आपका प्रॉपर जो है प्रीलिम्स के लिए मैं प्रैक्टिस करवाऊँ। तो लिमिटेड क्वेश्चंस थे प्रीलिम्स पीवाईक्यू से, तो आई डिसाइडेड कि जो स्टेट पीसीएस से क्वेश्चन आए उसको भी इंक्लूड कर लूँगा। एंड कुछ क्वेश्चन जो है ना, मतलब इन ऑन दिस टॉपिक कुछ क्वेश्चन जो है मैंने अपने लेवल पे भी फ्रेम करके इंक्लूड किया है। तो टोटल 7 क्वेश्चंस हैं इमरजेंसी पे। आर्टिकल 350 टू 360 तक हम पढ़ते हैं, जिसमें कि नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पे, देन प्रेसिडेंट रूल 356 के अंदर, एंड देन फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। मैंने एक चीज़ और डिसाइड किया है कि नेशनल इमरजेंसी जब प्रोक्लेम किया जाता है तो देर आर सर्टेन आर्टिकल्स होते हैं जिसमें बच्चों को चीज़ें समझने में, मतलब प्रोविजंस जो हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, उसको समझने में बच्चों को दिक्कत होता है। इनफैक्ट मुझे भी दिक्कत हुआ करता था। तो मैंने डिसाइड किया कि ऑल्दो आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, डजेंट मैटर, मतलब कि रिसेंटली रिवाइज किया हो नहीं किया हो, मैं इस जो नेशनल इमरजेंसी जब ऑपरेशनलाइज होता है तो आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 एंड आर्टिकल 83 क्लॉज 2, इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है कि जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशनलाइज होता है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आउट ऑफ दिस 4 ना आपको एक सेलेक्ट करना है। ईजी है, बहुत ईजी, अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो ये रिसाइड इन सेटल जो है आर्टिकल 19 के अंदर आता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 अगेन, एंड देन राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन और बिजनेस जो है ये अगेन आर्टिकल 19। आपको डिसाइड करना आउट ऑफ दिस 4। लिखो स्ट्रीक डे 6 एंड देन स्टार्ट कमेंटिंग। मतलब डेली कई बच्चे जो है ना कमेंट करते हैं, तो आप भी इसे एक प्रैक्टिस डेली का हैबिट बनाओ। ठीक है, द टर्म ऑफ लोकसभा, मैंने कहा जब नेशनल इमरजेंसी जब ऑपरेशनलाइज होता है या प्रोक्लेम किया जाता है, एट दैट टाइम कुछ कंडीशंस आते हैं ऑन सर्टेन थिंग्स, तो लोकसभा के टेन्योर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसी को बेसिस पे इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। प्रीलिम्स 2002 में ये पूछा गया था, तो आप इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, लोकसभा कभी भी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट अ टाइम, ये बताना है यस नो। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये भी आप तय करो। ठीक है, एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 years एट अ टाइम ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 83 क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट में। ठीक है, जिसे हम अभी करेंगे अच्छे से। आपको बताया ना मैंने, 3 आर्टिकल्स हम देखेंगे जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है। ठीक है, सो लेट अस गो टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे कि COM, which one of the following is not correct situation arising after the resignation of COM। जब COM रिजाइन करता है तो कौन से आउट ऑफ दिस 4 जो है ना कंडीशंस अराइज नहीं करेगा। वन ऑफ द आउट ऑफ दिस 4 आपको चूज करना है, कौन सा नहीं सिचुएशन बनेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज, ऐसा होगा। प्रेसिडेंट विल आस्क टू कंटिन्यू टिल ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट मीन्स अर्लीस्ट पॉसिबल जनरल इलेक्शन टू बी हेल्ड फॉर अ न्यू गवर्नमेंट। एंड डी है आउटगोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हैव हैड चार्ज टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, देन वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट वर्ड, कल मैंने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था, किस आर्टिकल में ये मेंशन्ड है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये है नहीं, मतलब था नहीं। ठीक है, देन द फिफ्थ क्वेश्चन जिसे मैंने अपने लेवल पे बनाया है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं होगा। तो the term of Lok Sabha can be extended by 1 year at a time, the fundamental rights under article 19 are automatically suspended। आपको बताना है कौन सा नहीं होगा आउट ऑफ दिस 4 जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशनलाइज होता है, एट दैट टाइम ऑपरेशन में होता है। The federal distribution of power becomes unitary in nature. Parliament can legislate on any matter in the state list. Decide कीजिए आप। Then we have the sixth question of the day, the reference of article 300 मतलब 56 जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो आपको बताना है कि proclamation of president rule must be approved by both the houses of the parliament।
और वो भी विद इन 2 months, ठीक है। It can remain in a force for the maximum of 3 years with the parliamentary approval every 6 months, ठीक है, ये भी बताना। And judicial review of proclamation under Article 356 is barred by the Constitution। Judicial review नहीं लग सकता आर्टिकल 356 जब लगाया जाता है, उसमें नहीं लग सकता क्या? ये स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट आउट ऑफ दिस 3 चूज करना है। एंड मणिपुर के केस में, जम्मू कश्मीर के केस में ये जो सेकेंड पॉइंट है आप सोच सकते हो। देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, 7th, थाला फॉर ए रीजन। देखता हूँ कितने जो है ना 7 आउट ऑफ 7 करेक्ट करते हैं, एंड हो जाता है तो लिख दीजिएगा थाला फॉर ए रीजन, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब लगाई जाती है तो क्या इफेक्ट होता है? तो प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व ऑल मनी बिल्स फॉर हिज कंसिडरेशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जितने भी मनी बिल्स हैं उसको कंसीडर के लिए प्रेसिडेंट जो है ना डायरेक्शन दे सकता है अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। द सैलरीज ऑफ द जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड सिविल सर्वेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड, उनकी सैलरीज घटाई जा सकती है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज पार्लियामेंट कैन अज्यूम लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट्स, ऐसा कर सकती है पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स स्टेट का अपने पास ले सकती है, मतलब लेजिस्लेशन कर सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे डायरेक्टली, ठीक है। ये 7 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, स्टेट पक्का इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है, नहीं तो धुलाई होगी सबकी। सो ये मुझे बताना था, ये मुझे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। नेशनल इमरजेंसी जब ये प्रोक्लेम किया जाता है तो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, जो यूजुअल होते हैं उससे मतलब इतर कह सकते हो। सो लेट अस सी, नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पे लगते हैं। पहला ग्राउंड क्या है? वॉर, सेकेंड इज एक्सटर्नल एग्रेशन, एंड थर्ड वन इज आर्म रेबेलियन। ये आर्म रेबेलियन वर्ड जो है ना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, रिप्लेस किया गया था। इनफैक्ट पहले जो 3 ग्राउंड्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो जो 3 ग्राउंड्स हैं, देखेंगे कि कहाँ तीनों ग्राउंड्स के बेसिस पे चेंजेस आते हैं और कहाँ बस 2 ग्राउंड्स के बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं। सो लेट अस सी, फर्स्ट आर्टिकल 358 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी 2 ग्राउंड्स पे लगेंगे, दैट इज वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। देख लो, तीसरा ग्राउंड आर्म रिबेलियन जो है इंक्लूडेड नहीं है, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। 2 ही ग्राउंड्स हैं, आर्म रेबेलियन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। देन वी हैव द सेकेंड आर्टिकल जो हमें देखना है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 359, जिसमें कि तीनों ग्राउंड्स के बेसिस पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट जो है ना एक ऑर्डर इशू कर सकते हैं टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। देखो, राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनी फंडामेंटल राइट, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं 20 एंड 21 को छोड़कर आप ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो इशू कर सकते हैं ऑर्डर कि आप कोर्ट मूव ना कर सको फॉर द वायलेशन ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स, ना कि आर्टिकल सस्पेंड हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो रहे हैं। यहां देखो, कंपेयर करो और समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर एनी फंडामेंटल राइट जो है ना उसको लेकर प्रेसिडेंट जो है ना ऑर्डर इशू कर सकते हैं, ना कि फंडामेंटल राइट के लिए ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि उसी को डायरेक्टली सस्पेंड कर दिया जैसे कि इधर होता है, ठीक है, समझ गए। एंड देन द थर्ड थिंग इज लोकसभा का जो टर्म है ना उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब नेशनल इमरजेंसी लगता है और तीनों ग्राउंड्स पे, ठीक है। तो एक्सटेंशन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी एक्सटेंड किया जा सकता है लोकसभा के टर्म को, एंड कैन एक्सटेंड 1 ईयर एट अ टाइम। एक बार में जो हमारी पार्लियामेंट है टुगेदर इसको 1 साल के लिए बस एक्सटेंड कर सकती है एट अ टाइम, मतलब आप उसको बढ़ा के कितने साल तक भी ले जाओ, इट डजंट मैटर। ये नहीं है कि एक ही बार आप कर सकते हो एक्सटेंड, ठीक है। एक साल पे आप एक्सटेंड करते जाओ। एंड देन वंस इमरजेंसी इज ओवर, अब इमरजेंसी खत्म हो गई है तो मस्ट बी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व मस्ट बी विद इन द 6 मंथ्स। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म हुई 6 मंथ्स के अंदर लोकसभा जो है उसको डिसॉल्व कर देना है और इलेक्शंस जो है ना जनरल इलेक्शंस करवाने, ठीक है। ये समझ गए होंगे तो ऑलमोस्ट आधा काम तो हो गया है, और खास करके नेशनल इमरजेंसी में तो लगभग सारा काम हो गया है, मतलब कि प्रेसिडेंट वाला तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है ना, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कौन से राइट सस्पेंड होते हैं? यार 2021 है, इसमें समय वेस्ट नहीं करना है,
नॉलेज है, प्योर नॉलेज है, आपके बेसिक्स बुक्स में ये सब, इस सब में कोई ट्रिक या कुछ नहीं लगा सकते, सिंपल है, नॉलेज है। द टर्म ऑफ लोकसभा, मैंने अभी अभी बात की कि 1 year एट अ टाइम ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो इसका सी होगा, फर्स्ट का भी दूसरा का सी। आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में आप इसे पढ़ सकते हो। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन कि कौन सा करेक्ट नहीं है, सीओएम के रेजिग्नेशन के बाद कौन सा सिचुएशन अराइज नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि सीओएम कहाँ, यूनियन लेवल पे भी होता है, मतलब हमारे पार्लियामेंट में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एंड देन वी हैव स्टेट लेवल पे भी होता है, यूटी में भी है कुछ, यूटी जहाँ पे लेजिस्लेचर है। तो प्रेसिडेंट रूल जो है ना, बस स्टेट लेवल पे लगता है, या सीओएम ये कह लो, यूटी जहाँ पे लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल क्या सेंटर में लग सकता है? तो यहाँ पे सीओएम ऐसा तो नहीं स्पेसिफिकली लिख दिया है कि बस स्टेट के लिए, यूटीज के लिए। यहाँ पे जो सीओएम है वो सेंटर के लिए भी हो सकता है। तो सेंटर में आर्टिकल 356 सेंटर के लिए थोड़ी है, मतलब यूनियन जो कह लो, जो पार्लियामेंट है या एग्जीक्यूटिव है उसके लिए थोड़ी है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है, इधर मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है। मंत्रिमंडल कैबिनेट टर्म जो है आर्टिकल 352 के अंदर आया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आते हैं जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, इसमें से कौन से करेक्ट नहीं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। अगर आप पढ़ो सारे को, तो फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। व्हाट इफ आर्म रेबेलियन के बेसिस पे, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, आर्म रेबेलियन के बेसिस पे जो है ना फंडामेंटल ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, तब क्या करोगे? तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। 19 जो है ना तभी सस्पेंड होगा जब दो ग्राउंड्स होने चाहिए, दैट इज क्या है, वॉर एंड एक्सटर्नल जो है एग्रेशन, ठीक है। इसका बी होगा। विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 356 फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, 2 मंथ्स के अंदर चाहिए अप्रूवल। देन मैक्सिमम 3 years तक हो सकता है, एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल हर 6 मंथ्स पे चाहिए। जुडिशियल रिव्यू जो है ना, यहाँ पे गलती हो गई, ये स्टेटमेंट गलत है कि जुडिशियल रिव्यू, एसआर बोमाई केस में कहा गया था कि अंडर जो 356 जब यूज किया जाता है तो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है, एसआर बोमाई केस 1994 में। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। देन द 7th क्वेश्चन, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, कंसिडरेशन के लिए मनी बिल प्रेसिडेंट जो है ना डायरेक्टिव्स दे सकते हैं टू द स्टेट्स। सेकंड, सैलरी जो रिड्यूस की जा सकती है, बिल्कुल। एंड थर्ड वन इज पार्लियामेंट कैन एज्यूम लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो फर्स्ट सेकंड सही है। बता देना कितने सही हुए, और अगर आपको ये अच्छा लगा तरीका जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा तारीफ कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं। हाँ, अब क्या था, हाँ एक चीज और कहनी थी, कल जो 4th क्वेश्चन था ना उसका आंसर सी होता, मैंने गलती कर दी, एंड अगेन इंसान हूँ, हो जाता है कभी कभी, तो आप लोग देख लीजिएगा, मतलब कि मैं इस चीज़ को बताना चाहता था, इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे गलती हो जाए एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ओके। ऑल्सो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा 7th डे जो होगा मंडे को होगा, एंड इसमें हम इंक्लूड करेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। 7th डे का जो क्वेश्चन का टॉपिक ये होने वाला है, एंड 8th डे में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसको देखेंगे, ठीक है। चलते हैं अब करेंटली पे, जो आज के आर्टिकल्स हैं, टोटल 8 आर्टिकल्स हैं। जहां पे मुझे लगा नोट्स की जरूरत है वहां मैंने इंक्लूड कर दिया, जहां नहीं लगा मैंने एक्सक्लूड कर दिया। हमें क्या ना, अवेयर रहना है, हमें पता होनी चाहिए क्या चल रहा है। तो टोटल मैंने 8 आर्टिकल्स आज द हिंदू के इंक्लूड किए हैं, एंड 1 by 1 हम देखेंगे, जहां लगेगा कि आपको जॉट डाउन कर लेना चाहिए वहां कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, आप सबको पता होगा, ये 150th जो है ना इसका साल पूरा हुआ। अब देखते हैं, वंदे मातरम वॉज रिटेन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह लो या चटर्जी कह लो, आप लोगों को अच्छे से याद है, बेसिक है आपके हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के बुक में आपने इसको पढ़ा होगा। एंड उन्होंने इसको कब लिखा था, November 7th 1875, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, PYQ है 2018 का, ठीक है। सो इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द लिटरेरी जर्नल बंगा दर्शन, और एज अ पार्ट ऑफ जो उनका नॉवेल है आनंद मठ, आपको पता होगा आनंद मठ जो है ना सन्यासी रेबेलियन पे इसको लिखा गया था, तो उसी से इंस्पायर्ड था। और जो जर्नल था उसका पार्ट था आनंद मठ का, जिसका नाम है बंगा दर्शन, और उसी में वंदे मातरम जो है ना
जो है उसको लिखा था ऑन 7 नवंबर 1875। तो उसी 150वीं सालगिरह पे कॉमोमरेटिव कॉइन्स जो है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको इशू किया, ठीक है। बट इसके साथ ही पॉलिटिक्स जो है वो होता है, हमें इस पे जाना नहीं है, हमें बस फैक्ट पे फोकस करना है। हो सकता है स्टेटमेंट डाल के इस बार के मॉडर्न हिस्ट्री में एक क्वेश्चन डाल दे। सो टर्नकेटेड वर्जन मतलब कि छटा हुआ वर्जन जो है ना, इस चीज पे प्राइम मिनिस्टर ने कल जो बयान दिया उसमें कहा है कि टर्नकेटेड वर्जन जो है ना ऑफ वंदे मातरम कीपिंग ओनली फर्स्ट टू ऑफ द ओरिजिनल 6 स्टैंजाज। मतलब कि भारत सरकार ने एट दैट टाइम जो है 6 स्टेंजाज टोटल हैं इसमें वंदे मातरम में, उसमें से बस 2 ही को इंक्लूड किया, ठीक है। और ये कब की बात है? मतलब कि भारत सरकार तो बाद में 24 जनवरी 1950 को इसको एज ए नेशनल सॉन्ग एडॉप्ट करती है, वही जो 2 स्टेंजाज वाले मतलब कि ट्रंकेटेड वर्जन है, छटा हुआ वर्जन है। बट उससे पहले ही कांग्रेस के फैजपुर सेशन 1937 में बस 2 स्टेंजाज को ही इंक्लूड किया, और इसी बेसिस पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कांग्रेस पे अटैक किया, ठीक है। और कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है हैड स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर द फुल ओरिजिनल वर्जन ऑफ वंदे मातरम। मतलब कि 2 स्टेंजाज को नहीं, 6 के 6 स्टेंजाज को बोला उन्होंने इंक्लूड करने के लिए। इनफैक्ट डेट भी है अक्टूबर 20, 1937। आपको डेट नहीं देखना है, बस समझना है कि सुभाष बोस ने जो है इसको मतलब कि एक तरह से क्रिटिसाइज किया था, एंड वो चाहते थे कि पूरा ओरिजिनल वर्जन इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो यही है। क्वेश्चन देख लेते हैं 2018 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड। देखो ये क्रोनोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है ना, स्टेट पीसीएस यूपीएससी, यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा कि कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज कब हुआ? 1875 बॉम्बे में, ठीक है। मुझे बता देता हूँ, दीन बंधु मित्रा रोट नील दर्पण 1858-59 में, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ, यहाँ तो आपको दिख गया ना, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 1864-65 के आसपास, मुझे मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है बट यही टाइम होगा। तो अगर आप देखो सबसे लास्ट जो है ना, ये हमारे चट्टोपाध्याय साहब की जो बुक है आनंद मठ आई है, और सबसे पहले जो है वो नील दर्पण लिखा गया है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है, पीवाईक्यू से अलाइन करके। और आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगे ना तो इसको लिख लेना। फैजपुर सेशन में इंक्लूड किया गया था वंदे मातरम को, आउट ऑफ 6 2 स्टेंजाज को ही इंक्लूड किया गया। एंड 24 जनवरी, ये तो आपके बेसिक बुक में दिख ही जाएगा, 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया रिपब्लिक ऑफ इंडिया नेशन, मतलब नेशनल सॉन्ग के रूप में इसे। ऑल्सो बंग दर्शन जो है एक लिटरेरी जर्नल था, वो आनंद मठ का पार्ट था, इसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। हो गया, सारी चीज़ें कवर हो गई। और एक चीज़ और मैं एडवाइस करूँगा, हमारी फोकस मैगजीन आएगी, आपको पता है अच्छे से, उसमें सब कुछ कवर्ड होगा। बट आप जब भी करेंटली मतलब कि कवर करते हो ना डेली, तो एक 1/4 सीट जो है ना उसका 1 पेज ले लो, और मतलब 2 साइड होते हैं ना, फर्स्ट साइड में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगता है, मैं साथ साथ जब करवाता हूँ तो उसको लिख लो। अब जैसे ये आया ना, इसको लिख लो, 2-3 इन्फॉर्मेशन वंदे मातरम डाल दीजिए, एंड उसके हिसाब से 2-3 इन्फॉर्मेशन आप इसमें डाल दीजिए कि आउट ऑफ 6 ना 2 ही स्टेंजाज इंक्लूडेड हैं, इंक्लूड किया गया था फैजपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1937 में। इसको लिखा किसने तो बेसिक पता ही होगा, बट ये जो लिटरेरी जर्नल है ना इसके बारे में नहीं पता होगा। डेट भी लिख लीजिएगा कि कब इसको पब्लिश किया गया या लिखा गया। एंड देन वी हैव द लास्ट थिंग कि कब जो है इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया, ठीक है, एज ए नेशनल सॉन्ग। बस यही है। इसी तरीके से सेकेंड टॉपिक आएगा, थोड़ा बेसिक लिख लीजिए, 1 पेज मुझे लगता है वो भी नहीं लगेगा, और आपको इसके लिए कहीं मतलब कि जर्नल या मंथली मैगजीन की ज़रूरत नहीं है, बेसिक है। अगेन स्ट्रे डॉग्स पे मतलब लास्ट 3-4 मंथ से मैं देख रहा हूँ लगातार सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है और जजमेंट दे रही है। हम देखते हैं अभी रिसेंट क्या जजमेंट आया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अब दिल्ली तक बात नहीं है, सारे स्टेट्स एंड यूटी को उन्होंने इंक्लूड किया है, टू रिमूव स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड्स एंड रेलवे स्टेशंस।
ठीक है, जितने पब्लिक स्पेसेस है वहाँ से स्ट्रे जो डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनको हटाने को बोला है। द कोर्ट सेड डॉग्स मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड एंड वैक्सीनेटेड बिफोर रीलोकेशन इन द लाइन विद द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। इसके बेसिक्स को भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। तो ऐसा कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है कि डॉग मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड एंड वैक्सीनेटेड बिफोर रीलोकेशन। ठीक है, बेसिक है। इट एम्स टू कर्ब द राइज इन डॉग बाइट्स इंसिडेंट्स, आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड इंश्योर पब्लिक सेफ्टी वाइल मेंटेनिंग एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स, जो कि एबीसी रूल्स एंड कौन सा एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो एबीसी रूल्स वहीं से डिराइव होता है, 2023 में आया है। तो इसका एम यही है टू कंट्रोल स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन ह्यूमनली, मतलब एथिकली आपको कंट्रोल करना है, वाइल इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी। तो ये आपको गवर्नेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, उस पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो। ठीक है, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कह लो, वाइल एनिमल्स प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से इसको देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट थोड़ा बेसिक्स अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, उसने एक डील साइन की है विथ अमेरिकन कंपनी जो है GE एरोस्पेस फॉर 113 फाइटर जेट इंजन्स। ठीक है, क्या है? सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज साइंड अ 1 बिलियन एग्रीमेंट विथ GE एरोस्पेस टू प्रोक्योर 113, ठीक है, 113 जो है जेट इंजन्स फॉर द तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1 प्रोग्राम। सो हमारा जो है ना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोग्राम है तेजस। ठीक है, और ये जो है ना HAL बना रही है, उसके लिए इंजन्स चाहिए थे। इन्हीं इंजन्स को लेकर 1 बिलियन का पैक्ट साइन किया गया है यूएस कंपनी GE एरोस्पेस के साथ। समझ आ गया? कुछ खास नहीं है। इंजन डिलीवरी जो है, डिलीवरीज विल स्टार्ट इन 2027 एंड फिनिश बाय 2032। ओके, एंड दिस फॉलोज द डिफेंस मिनिस्ट्री जो 62,370 करोड़ का डील हुआ था सितंबर में विथ HAL टू मैन्युफैक्चर 97 तेजस MK1 जेट्स फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो सितंबर 2023 में जो, एक बार ये डेट चेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है ये करेक्ट है, HAL के साथ साइन हुआ है डील, और HAL जो है ना इसी को लेकर इंजन्स मंगवा रही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है। ADR आपको पता होगा, एक NGO है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसने एक नया जो है ना रिपोर्ट दिया है। इसमें यह बताया है कि ओवर 59% ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज फेल टू डिस्क्लोज देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर 2023-2024 अकॉर्डिंग टू ADR। ठीक है, सो अपना जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना, उनके जो फाइनेंसेस है उसमें 59% अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो गई है। तो आपको पता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन प्रोसेस। पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कह सकते हैं एलिमेंट है इस पूरे प्रोसेस में। अगर उनकी जो फंडिंग है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी तो पूरा इलेक्शन फेयर होगा, उस पर सवाल उठेंगे ही। ठीक है, सो ट्रांसपेरेंसी इशू है, इस पर्सपेक्टिव से आप इसको यूज कर सकते हैं उस डेटा को मेंस इनरिचमेंट के लिए, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। दीज पार्टीज डिड नॉट अपलोड ऑडिट रिपोर्ट्स और डोनेशन स्टेटमेंट्स एबव 20,000 रुपीज ऑन इलेक्शन कमीशन वेबसाइट। ठीक है, ज्यादा नहीं इसमें जाना है, बस इतना एक फैक्ट उठाओ, इसको लिख लो अपने नोट्स में, दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। आर्टिकल्स कह लो, इनफैक्ट 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको बस अवेयरनेस होनी चाहिए। ट्रंप जो है बहुत कुछ बोलते हैं, रिसेंटली उन्होंने बयान फिर से दिया कि मोदी एक ग्रेट मैन है, ठीक है, एंड फ्रेंड है इनके, और 2026 में मतलब कि उनके आने की चांसेस है। इंडिया में क्वाड समिट होगा 2026 में, डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है। आपको पता है क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया US के अलावा 2 और कंट्रीज हैं, दैट इज जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो 2024 का समिट हुआ था इन USA, 2026 का समिट होने वाला है इंडिया में। ठीक है, तो उसी को लेकर मे बी ट्रम्प कैन कम टू इंडिया। ठीक है, यही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। ठीक है, अब इसका नोट्स बनाओ, इंडिया US करो, रिलेशन हिस्टोरिकली ऐसे करते हैं ना यूजुअली। मतलब मुझे इतना नहीं जानना, मैं कितनी बार रिवाइज करूं, कोई पॉइंट है, समय क्यों वेस्ट करूं, बस अवेयरनेस चाहिए। ठीक है, बहुत क्वेश्चन उससे भी बन जाते हैं।
अब ट्रंप ने एक और बयान दिया, इसको हमें देखना है कि ग्लोबल फोर्स इन गाजा सून। ग्लोबल फोर्स क्या है? तो ट्रंप का आपको पता है जो गाजा पीस प्लान है उसमें एक इंपॉर्टेंट और चीज है कि गाजा की गवर्नेंस कैसे की जाएगी। तो उसी को देखते हुए ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें क्या कहा कि मल्टीनेशनल फोर्स जो है ना उसको डिप्लॉय किया जाएगा। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज के फोर्सेस होंगे? इजिप्ट, कतर, टर्किया एंड यूएई। ठीक है, ट्रंप के जो पोस्ट वॉर गवर्नेंस प्लान है गाजा में, तो ये फोर्सेस जो हैं वो पैलेस्टीन कह लो जो है वहां पे जो है इनको डिप्लॉय किया जाएगा। और वेरी सून बोला है, अभी डेट नहीं अनाउंस किया है कब से ये होने वाला है। तो यही अपडेट है, जो मल्टीनेशनल फोर्स है उनकी कंट्रीज का जो है ना नेम डाल दिया, इजिप्ट, कतर, तुर्किया एंड यूएई। जो इंपॉर्टेंट जो है ना कह सकते हो पावर्स इन मिडिल ईस्ट है उनको इंक्लूड किया है। बस यही है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड आर्टिकल इसी सेंस में हमें देखना है कि आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है हमने ऑलरेडी कवर किया, अहमद अल सरा, जो सीरिया में अल बसर जब थे तो उनको हटा दिया गया। एंड ईरान बैक्ड कहा जाता था जो है अल बसर रूलर हैं सीरिया के, और आधे सेंचुरीज से उनकी फैमिली रूल करती थी, बट उनको लास्ट ईयर हटाया गया। तो जब से अहमद अल सरा आए हैं ना, तो यूएसए के साथ इनकी रिलेशंस बेटर हो रही है। तो यूएसए सोच रहा है कि अपनी एयर बेस जो है ना, कैपिटल जो है सीरिया का डेमस्कस, वहां पे बनाए, उसको लेके बातचीत चल रही है, नई डेवलपमेंट है। एक और चीज इंक्लूड करूंगा कि सीरिया और इसराइल के बीच में जो है ना पीस डील, ठीक है, उसको भी लेकर जो है ये बातचीत होने वाली है। और ये जो राष्ट्रपति हैं ये जाने वाले हैं यूएसए। तो अभी इस पे और ज़्यादा अपडेट आएगा तो और क्लैरिटी मिलेगी। एयरबेस अगर न्यूज़ में रहेगा तो हमें पता होना चाहिए और क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में, कैसे चीज़ें चेंज हो रही है, टेबल्स आर टर्निंग, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट आर्टिकल। चाइना लॉन्चेज न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान एज इट सीक्स टू प्रोजेक्ट पार। देखो सिंपल है, चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। मतलब पहले 2 हुआ करते थे जो कि सोवियत रशिया के हेल्प से बनाए गए थे, तीसरा जो है ना खुद बनाया चाइना ने, और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसका नाम है फुजियान। ठीक है, इसको कमीशन किया जो प्रेसिडेंट है चाइना के, दैट इज जाई जिनपिंग, उन्होंने कल किया, आई थिंक कल की ही बात है। और चाइना जो है ना एक टारगेट लेकर रखा है कि वो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करेगा 2035 तक, मतलब वर्ल्ड क्लास बनाएगा। अब इसी पूरे आर्टिकल में एक गुआम जो है ना आइलैंड की बात की गई है, उसके बारे में देखेंगे, इसका लोकेशन जानेंगे और क्यों गुआम न्यूज में है, मतलब इस आर्टिकल में इंक्लूड किया गया है। हमें बस एयरक्राफ्ट कैरियर समझ आ गया हो, फुजियान नाम है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। एंड गुआम जो है ना वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसको यूएसए कंट्रोल करता है, और कह लो यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है। तो चाइना के लिए मतलब कि कहते हैं ना, एक तो इस रीजन में चाइना अपना डोमिनेंस चाहता है और चाहेगा कि इस रीजन में भी डोमिनेंस रहे, पूरा पैसिफिक, इंडो पैसिफिक की बात इतनी की जाती है। तो उस डोमिनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे होने चाहिए। यूएस नेवी के पास 11 टोटल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और चाइना के पास अब 3 हो गए हैं। तो चाइना एक तरह से जो डिफरेंस है ना, जो ब्रिज है उसको फुलफिल कर रहा है, उसका जो एम्बिशन है आगे एज अ सुपर पावर बन के आना, तो वो उस पर्सपेक्टिव से। तो हमने गुआम देख लिया, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, यूएस का एक मिलिट्री बेस है, ठीक है, यही है। तो आज के लिए यही है सारे आर्टिकल्स। एक आर्टिकल और था इको से रिलेटेड, जिसमें जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने कुछ काइंड ऑफ कुछ ऐसी चीज़ें बताई, लाइक कि लास्ट 1 डेकेड में कितने चेंजेस आए हैं जो बैंकिंग हेल्थ को लेकर, रेगुलेशन को लेकर। तो मैंने उस आर्टिकल को अलग किया था, बट डोंट नो व्हाई वो मिस हो गया, तो मैं उसको मंडे को इंक्लूड कर लूँगा। और उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, इकोनॉमिक के कीवर्ड्स, जिसको हम बेसिक्स के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और उस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसे मंडे को इंक्लूड कर दूंगा। चलते हैं टीडीएफ पे। वेयर इज ये आज का टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। जल्दी से हम इसे देखेंगे, ये हमारे टॉपर्स की कॉपी है। फाइन, सो डू यू एग्री विद द व्यू दैट देयर शुड बी अ साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज? आपसे पूछा जा रहा है आपका ओपिनियन, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और डिस्कस करना है विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट से। मतलब दोनों पक्ष दिखाओ, होना चाहिए प्रोज कॉन्स,
एंड देन एक तरह से कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना है, यही है ना, यही होगा ना, ऐसे ही ब्रेक करोगे ना, यही है कोर डिमांड। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, आंसर लिखिए एंड भेजिए हमारे ग्रुप पे जो 2026 के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं। पहली बात, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है तो सिंपल है, आप बता सकते हो कि आई थिंक लेटेस्ट न्यूज इससे रिलेटेड या साइमल्टेनियस इलेक्शंस का क्या मतलब होता है। मतलब मैं यहाँ पे 3-4 तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, इंडिया में हुआ करता था इंडिपेंडेंस से लेके अगर बात की जाए 1967 तक। देन इसके बाद वी हैव इंट्रोडक्शन में प्राइम मिनिस्टर बार बार बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, इसको चीज़ को लेकर, या रामनाथ कोविंद रिपोर्ट आई थी, या करंट में एक चीज़ और हो सकता है कि 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था इस 2024 के विंटर सेशन में, जिसको कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास स्क्रूटनी के लिए भेज दिया गया है। तो ऐसे भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं करंट अफेयर से। इट इज़ अप टू यू कैसे करना है। प्रोज में बता देना है 4-5 चीज़ें, क्या क्या अच्छी चीज़ें होंगी साइमल्टेनियस इलेक्शन की वजह से, कि जैसे कि पॉलिटिकल जो है डिस्ट्रप्शंस होता है, एमसीसी बार बार लगती है तो वो कम हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, गवर्नेंस इंप्रूव होगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड होते हैं बार बार इलेक्शन से। ठीक है, तो ये प्रोज बता देना। कॉन्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल है, बहुत सारे आर्टिकल्स को जो है ना अमेंड करना पड़ेगा, 83, 172, 327 एंड देयर आर मेनी मोर, और 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वो इंक्लूडेड है। फिर फेडरल इश्यूज हैं कि बहुत सारे स्टेट्स हैं खास करके जो बीजेपी या एनडीए में नहीं है रूलिंग स्टेट्स, वो इस चीज़ को अपोज करते हैं। फिर रीजनल पार्टीज़ वाला रीजनल इशूज़ नहीं उठेंगे, उसका भी डर है। देन लॉजिस्टिकल चैलेंजेस वगैरह भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि एक साथ इतना बड़ा इलेक्शन करवा पाना विल बी अ ह्यूज टास्क। और भी चीज़ें अगर ऐड कर सकते हो तो कर दीजिएगा। एंड देन कंक्लूजन ऐसे डाल सकते हैं कि एक तो मतलब कि पॉजिटिव ही रखना, क्योंकि आई थिंक इट शुड बी बेटर, क्योंकि लॉजिकल भी लगता है ना कि हमें पॉजिटिव ही एक लाइन में डालना है कि क्या फ़ायदे होंगे, मतलब क्यों आना चाहिए। उस तरीके से एक तरह से समराइज कर दो। और प्लस एक तरह से थोड़ा कॉशियस अप्रोच में क्या, फेज्ड मैनर में और पायलट अप्रोच के थ्रू इसको लाना चाहिए, एकदम से पूरे कंट्री में नहीं मतलब लागू कर देना चाहिए। ये इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, टॉपर्स कॉपी लेते हैं, और आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप ना इसको और बेटर वे में अपने कॉपी को इवेलुएट कर पाओ, दिस वन एंड देन दिस वन। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं मंडे को। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में डालो, एंड जहाँ पे लगे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से नोट्स बना लो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऑन मंडे। बाय, टेक केयर, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए।